नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों, एक पॉलिटिकल साइंस का ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो शुरू करते हैं। देखें, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें प्रथम अनुसूची वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि इसमें भारतीय संघ के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं क्या क्या होंगी, इनका जिक्र प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं पदाधिकारी, इन पदाधिकारियों में कौन कौन शामिल है? इनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, साथ ही साथ भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो भी इन पदाधिकारियों में शामिल है। और इस तरह के सभी जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान ने तीसरी अनुसूची में ये कहा है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो उम्मीदवार हुआ करते हैं, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है वो शपथ किस प्रारूप में होगी। इसमें देखिए, जैसे मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, जब वो अपना पद ग्रहण करते हैं, जब वो अपने पद को प्राप्त करते हैं, तो उस समय जब वो शपथ लेते हैं तो तीसरी अनुसूची में उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के सभी प्रारूप दिए गए हैं। ये भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है। इसके बाद भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची ये कहती है, इसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा वो सीटों में आवंटन किस प्रकार से होगा। तो इनमें राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब आगे चलते हैं। पांचवी अनुसूची में जितने भी अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण करने के बारे में सभी उपबंध पांचवी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, इस बारे में जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सातवीं अनुसूची को लेकर अक्सर कोई ना कोई सवाल आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। देखें, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 4 अलग अलग सूचियों का जिक्र किया गया है। जिक्र करते हैं एक एक कर कि वो चारों जो सूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें, सबसे पहले है संघ सूची। संघ सूची के अंदर कानून बनाने की जो शक्ति है, संघ सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति भारत की पार्लियामेंट को होती है, भारतीय संसद को होती है, केंद्र सरकार को होती है। इसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर जिन विषयों का वर्णन किया गया है उन पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों को होती है। इसके बाद तीसरी जो सूची है सातवीं अनुसूची में, समवर्ती सूची।
ये एक ऐसी सूची है जिसमें वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी है। यानी कहने का अर्थ ये है कि समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है समवर्ती सूची के बारे में वो ये है कि यदि समवर्ती सूची के अंदर वर्णित जो कोई विषय है उस पर राज्य सरकार ने कानून बनाया हुआ है और वो कानून लागू है, चल रहा है, और उस समय केंद्र सरकार उसी विषय पर कोई कानून बना देती है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में राज्य के द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून लागू होगा। और अंत में चौथी जो सूची है जिसे हम अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानते हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? देखें, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में अगर कोई भी विषय शामिल नहीं है, कोई ऐसा विषय जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और उसका वर्णन, उसका जिक्र समवर्ती सूची में भी नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे हम अवशिष्ट शक्तियां मानते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित 4 प्रकार की सूचियां हैं जिसके द्वारा राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनुसूची 8वीं अनुसूची है जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची के द्वारा मान्यता दी गई है। तो देखें, इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 हैं। तो 22 भाषाओं के साथ साथ कुछ अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आइए जिक्र करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से 8वीं अनुसूची को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। देखें, ओरिजिनली जो संविधान हम लोगों का 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थीं। उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो बीच बीच में कौन सी भाषा कब जोड़ी गई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, इस बात को लेकर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जिक्र करते हैं। देखें, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। इसके बाद संविधान का 71वां जो संशोधन हुआ 1992 में, उसमें 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं और उन भाषाओं का नाम था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं। इसके बाद तीसरी बार 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और उस समय मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो यहाँ आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा कब या किस सन में या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो यहाँ आप लोगों को याद जो रखना है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा
मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली को उन्मूलन करने से संबंधी राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों में संसद के जो अधिनियम हैं उनका जिक्र किया गया है। देखें, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो अनुसूची है पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य संपत्ति को किस तरह से अधिग्रहित कर सकता है, उसका अधिग्रहण कैसे कर सकता है, उन सारी विधियों का इस अनुसूची के अंतर्गत जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। और जब ये अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी उस समय इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय थे उन्हें कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ये है कि जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक निर्णय दिया और यह कहा कि यदि 9वीं अनुसूची के संदर्भ में कोई ऐसा कानून है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनों की उसकी जांच की जा सकती है कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे इनवैलिड भी घोषित किया जा सकता है। तो देखें वर्तमान समय में परिस्थिति क्या है, 9वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी अधिनियम यदि मौलिक अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो तो ऐसी स्थिति में उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और यदि कोर्ट जांच में ये पाता है कि सही में उसने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है तो ऐसे अधिनियम को अवैध घोषित किया जा सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसके बाद 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। देखें 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय ये 10वीं अनुसूची के उपबंध भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जोड़े गए और इसमें यह कहा गया कि यदि कोई चुनाव में व्यक्ति खड़ा होता है पर्टिकुलर किसी एक पार्टी से और चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो ऐसे में उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल के आधार पर विधानसभा और संसद के जो सदस्य हैं उनको अयोग्य ठहराने के मामले में उपबंध करता है। आपको बस याद ये रखना है कि ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। देखें 11वीं अनुसूची बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के निर्मित होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं की निर्माण के समय भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इस 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायत की शक्तियां, उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां दी गई हैं और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि इसमें टोटल 29 विषय हैं जिन पर पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको शक्तियां दी गई हैं। और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के समय जोड़ी गई। इसके बाद 12वीं अनुसूची भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या तो 11वीं अनुसूची से क्वेश्चन आता है, अगर 11वीं अनुसूची से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो 12वीं अनुसूची से सवाल पूछा जाता है। और 12वीं अनुसूची
74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ऐड की गई थी। इसमें शहरी जो क्षेत्र हैं उनकी स्थानीय संस्थाओं की शक्तियाँ, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ इस 12वीं अनुसूची में दी गई हैं। देखिए, ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर पालिका, शहरी इलाकों में, जैसे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण इलाकों में काम करती है, वैसे ही 12वीं अनुसूची में स्थानीय निकाय जो हैं, स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं वो शहरी इलाकों से संबंधित हैं। यानी नगर निगम और नगर पालिकाएँ जो हैं वो, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी, उससे संबंधित 18 विषय 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो 12वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों की पूरी तरह से जानकारी दी और कोशिश ये की है कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उन सभी चीज़ों को टच करने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।